Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट माय जर्नी फ्रॉम 10 to 35। ठीक है, आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं और बिल्कुल डिटेल्ड वे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेरी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई। जैसा कि आपको दिख रहा है कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई, और यहाँ तक 35 मार्क्स तक की मेरी जर्नी में क्या रहा है, मैंने कितनी प्रैक्टिस की है, मेरी जो गलतियां थी मैंने उनको कैसे ओवरकम किया, मुझे कितना टाइम लगा, सभी चीजों को हम लोग बिल्कुल डिटेल्ड वे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले जब मैंने अपना पहली बार मॉक दिया था, ठीक है, मॉक लगाया था मैंने, तो मेरे 10 नंबर आए थे। अब ये जो 10 नंबर आए थे, आपको पता है कि 35 क्वेश्चंस होते हैं और 20 मिनट्स का टाइम होता है आपके पास। जो मेरे 10 नंबर आए थे वो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के नहीं थे। मैंने मिसलेनियस पार्ट को ट्राई किया था। मैंने एक डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन किया था, अल्फा न्यूमेरिक का क्वेश्चन किया था, पजल मैंने ट्राई किया था बट मुझसे बना नहीं था। तो पहली बार मेरे आए थे मार्क्स 10। ठीक है, तो जब धीरे धीरे मैं मॉक्स देख रही थी, मॉक्स को देखती थी, तो मुझे उसमें पता चलता था कि पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट का जो वेटेज रहता है वो काफी सही रहता है, काफी अच्छा रहता है। तो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट के बिना आप पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, मुझे मॉक्स देखकर ये चीज समझ में आ गई कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और अगर आप पजल और सीटिंग अरेंजमेंट सीख जाओगे तो आपका इतना मार्क्स तो इसी में कवर हो जाएगा, फिर बाकी थोड़ा बहुत जो है वो मिसलेनियस से कवर हो जाएगा, अगर आपको कट ऑफ को पार करना है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, मुझे समझ में आ गया, मेरे दिमाग में बैठ गया कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट इज द की टू माई ये वाली सक्सेस। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट आना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लगभग 430 डेज, 30 दिन के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स बनाए। मैंने 30 दिन तक, लगभग 30 दिन तक सिर्फ और सिर्फ पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स बनाए। और आप मानोगे नहीं, जब मैं बिल्कुल अपने स्टार्टिंग फेज में थी ना प्रिपरेशन के, मैं एक दिन में 4 पजल्स बना पाती थी, और इसको भी बनाने में मुझे लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते थे। बिल्कुल, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 20 से 25 मिनट लगते थे प्रीलिम लेवल के। मैंने ये जो 30 दिन प्रैक्टिस की थी प्रीलिम लेवल, क्योंकि जब प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो मेंस तक तो हम पहुंच नहीं सकते ना। तो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में 4 होते थे मुझसे स्टार्टिंग में, 4 क्वेश्चंस होते थे, और उसमें मुझे लगभग इतना टाइम लगता था, 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता था। ठीक है, फिर बाय द एंड ऑफ 30 डेज क्या हुआ, मेरे ये जो नंबर है 4 था, ये बढ़कर हो गया 9 से 10 क्वेश्चंस मुझसे बनने लग गए, 9 से 10 क्वेश्चंस बनने लगे। और जो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट को मास्टर करने का तरीका ही सिर्फ यही है कि आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपको समझ में भी आएगा कि आप इस क्वेश्चन में, अरे इस तरीके के, अब आपने मान लो कि 10 क्वेश्चंस कर लिए, एक मान लो सर्कुलर अरेंजमेंट उठाया, उसके 10 क्वेश्चंस अब आप हर रोज करते हो। ठीक है, एक दिन एक किया, फिर दूसरे दिन भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, फिर 5वें दिन उठाया तो भी एक सर्कुलर अरेंजमेंट आया। तो वहां से ना आपको समझ में आने लग जाता है कि चीजें कैसे है। अब ये जो मुझे इतना टाइम लगता था ना, 1.5 से 2 घंटे का, ये टाइम किस वजह से लगता था, अगर मुझे एक सर्कुलर अरेंजमेंट दिया गया है ना कि उसमें 8 लोग हैं, सेंटर को फेस करते हैं, मैं हर एक पर्सन को ना ऐसे ऐसे करके बिठाती थी सेंटर फेसिंग, और फिर वो बोलता था मान लो यहाँ पर ए है, इसके सेकंड राइट पर कौन बैठता है, तो मैं उसको 1 2, ए के सेकंड राइट पर ये, इस तरीके से करती थी। बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं इस तरीके से क्वेश्चंस को करती थी, और धीरे धीरे समझ में आया कि जब सभी सेंटर फेसिंग है तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अपने आप दिमाग में होने लगा कि अगर यहाँ पर कोई पर्सन है, इसके सेकंड राइट की बात की है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल। तो ये मेरे साथ होता था। अब 30 दिन तक मैंने ये किया। 30 दिनों के बाद क्या हुआ, मेरे जो मॉक्स थे, उसमें मेरे मार्क्स, मेरा जो स्कोर जो कि था 10, वो 20 प्लस हो गया, 20 to 25 के बीच में मेरे मार्क्स आने लग गए। अब यहाँ पर मेरे मार्क्स बढ़े और मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ गया कि अगर 30 दिन की मेहनत में, ठीक है, कुछ दिन की मेहनत से मैं 10 से 20 से 25 के बीच में पहुंच सकती हूँ, तो अगर मैं और मेहनत करूंगी तो मैं यहां तक भी तो पहुंच सकती हूँ। ठीक है, फिर
पजल्स के साथ में मैंने क्या किया, स्टार्ट किया मिसलेनियस पोर्शन 30 दिन के बाद स्टार्ट किया था मैंने। फिर मैंने कलेक्टिव तैयारी करनी स्टार्ट कर दी, ये नहीं कि सिर्फ पजल्स करूंगी, पजल्स भी बनाए, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी बनाए। अब क्या था, मिसलेनियस क्वेश्चंस में भी एक तरीका होता है। मैं क्या करती थी, मैंने ज्यादातर जो चीजें सीखी है वो यूट्यूब से सीखी है। काफी सारे टीचर्स के वीडियोस देखती थी, जिसका जो बहुत अच्छा लगता था वो अपनी प्रैक्टिस में यूज करती थी। अब मिसलेनियस क्वेश्चंस भी मैंने करने स्टार्ट कर दिए धीरे धीरे, ये भी कुछ टाइम करती रही, पजल्स मिसलेनियस दोनों साथ में चलते रहे। फिर मेंस का भी थोड़ा बहुत, मेंस को भी मैंने जब पहली बार मेंस का क्वेश्चन बनाया बहुत टाइम लगा था, बहुत ज्यादा टाइम लगा था, बट धीरे धीरे फिर वो भी मेरा इंप्रूव होने लग गया। अब हम बात कर रहे थे मिसलेनियस पार्ट की भी। मिसलेनियस पार्ट में भी देखो क्या होता है, जब मैं स्टार्टिंग में सॉल्व करती थी ना, मान लो कि एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है, जिसमें ना वो आपको सीरीज होती है आपके पास, उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर मान लो वो ये कहता है ना कि राइट एंड से जो आपका फोर्थ एलिमेंट है उसके थर्ड राइट पर, इस तरीके से पूछता है ना कि फ्रॉम द राइट एंड जो फोर्थ एलिमेंट है उसके थर्ड राइट पर कौन होगा, तो मैं उसको कैलकुलेट करती थी कि राइट एंड होता है ये, फोर्थ ये है, इसका थर्ड राइट, यानी कि इस तरफ जाना है 1 2 3, इस तरीके से करती थी। ठीक है, मैं इस तरीके से करती थी। फिर जब मैं करती गई, प्रैक्टिस करती गई, तो मुझे समझ में आया कि जब उसने क्या दिया, राइट राइट का कॉम्बिनेशन दिया है, जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होगा, तो जो उसने नंबर्स दिए होंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि 4 - 3 1। तो ये सब चीजें जो हैं मैं सीखी किस तरीके से, प्रैक्टिस से सीखी। और लगभग मैंने 4 से 5 महीने तक ये सब किया मैंने अब एक टाइम टेबल बना लिया था। जो टाइम टेबल था उसमें मेरा फिक्स्ड था कि मुझे 3.5 से 4 घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं। अब उतने में मैं जितनी भी मेरी पजल्स होती हैं, अच्छे लेवल की पजल्स हो, जब स्टार्टिंग में तो होता है ना कि काफी इजी इजी पजल्स आप बनाते हो, फिर उसके बाद आप अच्छे लेवल की पजल्स बनाने लग जाते हो। तो मैं टाइम टेबल बनाया कि मैंने अपने इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना ही देना है। तो लगभग मैंने 4 से 5 महीने ये किया। उसके बाद जब मैंने अपना मॉक दिया, पेपर दिया, तो मेरे मार्क्स आए ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मेरी जो जर्नी है उससे आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है, ठीक है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो दिन में शायद 3 घंटे देते होंगे रीजनिंग को, लेकिन फिर भी उनका जो स्कोर है वो स्टेगनेंट है, 28 जा रहा है, 25 से 28 के बीच में। फिर यानी कि कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी है। आप या तो तैयारी जो कर रहे हो वो ढंग से नहीं कर रहे हो, आपकी स्पीड कम है। अगर आज की डेट में मैं कभी मॉक देती हूँ ये देखने के लिए कि लेटेस्ट क्या अपडेशंस हैं, कुछ सिलेबस में कुछ चेंज है क्या, लेवल में क्या ज्यादा डिफरेंस रहता है, अगर मैं आज देती हूँ तो मेरा जो स्कोर है ना वो 32+ रहता है, क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस वाले मोड में नहीं हूँ आफ्टर बीइंग इनटू दिस प्रोफेशन। अगर आज भी मैं मॉक देती हूँ तो मेरा 32+ स्कोर रहता है। अब इस चीज से आपको सीखने को क्या मिला, स्पीड जो है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है आपकी प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस में ना कभी भी गैप नहीं आना चाहिए। अगर प्रैक्टिस में गैप आता है ना तो आपकी स्पीड फ्लक्चुएट करने लग जाती है। आप लगातार प्रैक्टिस, जब जैसे कि आपका पेपर है, पेपर से पहले तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। पेपर तक अगर आपको, आपका जब भी कभी पेपर आता है तो उससे पहले आपको कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप कुछ दिन का ब्रेक ले लो। ब्रेक लेते ही आपका जो प्रैक्टिस में कमी आएगी, उसकी वजह से आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड भी बढ़, आपकी जो प्रैक्टिस है उससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। एक्यूरेसी बढ़ेगी कैसे, आपको एनालाइज जरूर करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब मान लो आप मॉक्स देते हो, आपने चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन उठाया। अब चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन, मान लो कि चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर आप एक अप्रोच लगा रहे हो जो काफी लंबा है। अगर 2 क्वेश्चन है तो बेसिक अप्रोच से अगर करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको खुद से ही ये चीज देखनी पड़ेगी कि अगर क्वेश्चन है उसके साथ में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं तो आप ये वाला मेथड लगाओ। अगर आपको चाइनीज कोडिंग का 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिर आपका जो वो मेथड है जिसमें आपको नोट करना पड़ता है
इस राइट साइड का भी, लेफ्ट साइड का, दोनों साइड का जो नोट करना पड़ता है। 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आप उसमें वो अप्रोच लगाएं। अगर तब आप बेसिक से करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो सीधा सीधा आपके मार्क्स पर फर्क पड़ेगा और इससे आपका सिलेक्शन पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो सभी चीजों को मिलाकर आपने देखना है कि आपको क्या करना है, और ये कोई आपको बताएगा नहीं, ये आप खुद की, हर किसी की एक जर्नी होती है। ठीक है, हर किसी की एक जर्नी होती है। आप खुद की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें खुद से ढूंढिए कि आपकी कमी कहाँ है, और जो कमी है उसको पूरा करना है। ठीक है, उसको खत्म करना है और आगे बढ़ना है, ओवरकम करना है अपनी कमी को और आगे बढ़ना है, और इस तरीके से आप सिलेक्शन डेफिनेटली ले सकते हैं। सो आई होप कि आज के सेशन में जो हमने बात की है कि मेरे कैसे 10 से 35 आउट ऑफ 35 आए, आपके कैसे आ सकते हैं, आप इस चीज से, मेरी इस सेशन से आप इस चीज को जरूर निकालेंगे कि आपके कैसे इतने मार्क्स आ सकते हैं। प्रैक्टिस इज द की। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट को बिल्कुल नहीं भूलना है। उसको छोड़कर आप प्रीलिम्स में भी नहीं, क्या कहते हैं, प्रीलिम्स में भी नहीं आगे बढ़ सकते, तो मेंस में तो आपको पता है कि आप 80% डिपेंडेंट हो किस पर, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट में। बाकी सब चीजें तो बहुत कम, कभी क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है पजल्स के अलावा जो हम करते हैं। अदरवाइज आप 80% तो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट पर ही डिपेंडेंट हो मेंस के केस में। तो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो आई होप कि आप सभी को बहुत हेल्प मिलेगी। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, गैप नहीं आने देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।